एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बाय लॉर्ड रिपन, उसमें कुछ हम लोग पढ़ चुके थे और कुछ पॉइंट्स बाकी थे। उसमें हम लोग हंटर आयोग, जो शिक्षा सुधार था रिपन का, हंटर आयोग द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था वो सारा पढ़ लिए थे, और इल्बर्ट बिल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए फिर से इल्बर्ट बिल से शुरू करते हैं, थोड़ा सा इल्बर्ट बिल को देखते हैं और उसके आगे फिर कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए, इल्बर्ट बिल रिपन के कार्यकाल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और एक विवादास्पद चीज जो रिपन के कार्यकाल में आया, एक ऐसा चीज जो कहीं ना कहीं रिपन के कार्यकाल को उसको रिपन का कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा डगमगा दिया। तो 1868 में पूरे भारत में, समस्त देश में एक ही फौजदारी कानून लागू कर दिया गया। दीवानी कानून भले अलग अलग था जगह विशेष पर, लेकिन फौजदारी कानून एक तरह का लागू कर दिया गया और प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिया गया। इसके पूर्व देश में दो प्रकार के कानून चलते थे। प्रेसिडेंसी नगर जो थे उसमें अंग्रेजी कानून चलता था और ग्रामीण प्रदेश में मुगल कानून चल रहे थे। उस समय इस टाइप का विचार आया था कि जो अंग्रेज लोग हैं उनको मुगल कानून के अधीन रखना थोड़ा अच्छा नहीं होगा, उनको मुस्लिम कानूनों के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए। और इसलिए उस समय प्रेसिडेंसी नगर में भारतीय दंडनायक और सेशन जज थे, जो कि भारतीयों के भी मामले देखते थे और यूरोपियों के भी मामले देखते थे, दोनों के मुकदमे की सुनवाई करते थे। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जो थे, ग्रामीण प्रदेश में केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही थे जो यूरोपियों के मुकदमे देखते थे। उनके मामले जब आते थे तो उनको यूरोपीय न्यायाधीश ही देखते थे। यूरोपीय अभियुक्तों का जब भी कोई मुकदमा सुनना होता था तो उसके लिए स्पेशल यूरोपीय न्यायाधीश हुआ करते थे। दीवानी मामलों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन 1872 में लगभग इस टाइम में 3 भारतीय संस्रावित जानपद सेवा, जो न्यायिक सेवा था, उसमें नियुक्त हुए और उनमें से एक थे बिहारी लाल गुप्त। वो कलकत्ता में प्रेसिडेंसी दंडनायक के पद पर कार्य कर रहे थे। 1882 में उनकी पदोन्नति हो गई, मतलब उनका प्रमोशन हुआ और वो कलकत्ते से बाहर भेज दिए गए। ऐसी परिस्थिति में जब वो कलकत्ता से बाहर गए, क्योंकि प्रेसिडेंसी में जो जज हुआ करते थे वो यूरोपियों के और भारतीयों के दोनों मुकदमे देख सकते थे, लेकिन जब वो कलकत्ते से बाहर भेज दिए गए तो उनसे यूरोपियों के मुकदमे देखने का अधिकार छीन लिया गया, वो वापस ले लिया गया। तो उन्होंने, जो बंगाल के उप गवर्नर थे सर एस्ले ईडन, उनको एक लेटर लिखा और उसमें ये कहा कि अगर पदोन्नति के बाद मेरे अधिकार कम हो जाते हैं, मुझसे मेरे अधिकार छीन लिए जाते हैं और मैं अब यूरोपीय पदाधिकारियों या यूरोपीय अभियुक्तों का मुकदमा नहीं देख सकता हूं, तो यह कुछ न्यायसंगत बात नहीं है। मतलब पदोन्नति पर अधिकार बढ़ना चाहिए, जबकि यहाँ मेरा अधिकार कम हो रहा है और इससे भारतीय और यूरोपीय पदाधिकारियों में द्वेष उत्पन्न करने वाले भेदभाव से न्यायाधीशों के अधिकार एवं शक्तियां नष्ट होती हैं। इस टाइप का उन्होंने सर एस्ले ईडन को लॉजिक दिया, तर्क रखा अपना। जब इस टाइप का बात आया तो सर पीसी इल्बर्ट, जो उस समय वायसराय के परिषद के विधि सदस्य थे, उन्होंने इस अन्याय को दूर करने की भावना से एक विधेयक लाया। इस विधेयक को ही कहा जाता है इल्बर्ट बिल। और विधान परिषद में 2 फरवरी 1883 को
इसे प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जो भी जातीय भेद पर आधारित न्यायिक अयोग्यताएं हैं, जो यूरोपियों और भारतीयों पर अलग अलग कानून लागू होता है और अलग अलग तरीके से उनको सजा दिया जाता है, उनका मुकदमों का फैसला किया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। ऐसा नहीं है कि अब जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो यूरोपियों के मामले नहीं देख सकते, तो उनकी शक्तियों को समान कर दिया गया। लेकिन जैसे ही यह बिल विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोग जो थे इस बिल को अपने विशेषाधिकारों का मान रहे थे। वो सोच रहे थे कि इस बिल के द्वारा हमारे विशेषाधिकार छीन लिए जा रहे हैं और जिसके कारण हम लोग को भारतीयों के बराबर लाके खड़ा कर दिया जा रहा है। वास्तव में प्रॉब्लम ये था कि जो यूरोप के बड़े बड़े उद्यान के स्वामी लोग थे, जो चाय बागान में थे, जो बहुत सारे उद्यान में उसके जो मालिक लोग थे, अपने यहाँ जो उनके यहाँ काम करते थे भारतीय लोग, उनके साथ बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। उनको कभी कभी इस टाइप से पीटा करते थे कि पीट पीट कर उनकी हत्या तक कर दिया करते थे। और जब ये सारे मुकदमे यूरोपीय न्यायाधीशों के पास जाते थे तो उनको थोड़ा बहुत सजा दे दिया जाता था या कभी कभी बिना सजा के ही छोड़ दिया जाता था। और यूरोपीय लोग जो थे वो इस टाइप का विशेषाधिकार को बनाए रखना चाहते थे और इसके लिए अपने विशेषाधिकारों का रक्षा के लिए यूरोपीय समुदाय के जो लोग थे, जो बड़े उद्यानों के मालिक थे, उन्होंने एक प्रतिरक्षा संघ बनाया कि हमारे जो विशेषाधिकार हैं वो बने रहने चाहिए, वो कम नहीं होने चाहिए। और यह प्रतिरक्षा संघ लगभग 1.5 लाख रुपया उस टाइम में चंदा के रूप में एकत्रित किए और इस पैसे से भारत में और ब्रिटेन में इन लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार किया और यह कहा कि क्या अब हमारा निर्णय काले लोग करेंगे, क्या वे हमें जेल भेजेंगे, क्या वे अब हम पर आज्ञा चलाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, यह असंभव है। इससे ज्यादा अच्छा यह होगा कि भारत से अंग्रेजी साम्राज्य ही खत्म हो जाए, लेकिन यह ठीक नहीं है कि हम इस प्रकार के तिरस्कृत कानूनों के अधीन रहें। उनके अनुसार वायसराय ने अपने ही देशवासियों पर प्रहार कर दिया है। दैट मीन्स कि न्यायिक तौर पर उनको जब बराबरी में ले आया गया तो उनके विशेषाधिकार खत्म हो गए थे। उनको लगा कि इस टाइप का फैसला करके जो वायसराय है वो अपने ही लोगों पर प्रहार कर दिया। लंदन का एक प्रसिद्ध पत्रिका था द टाइम्स, उसने भी रिपन की नीतियों की आलोचना की और महारानी विक्टोरिया ने भी वायसराय के प्रस्ताव की बुद्धिमत्ता पर संदेह प्रकट किया। उन्होंने भी कहा कि शायद वायसराय का ये जो निर्णय है वह यूरोपियों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा नहीं है। जब इस टाइप की परिस्थिति आई तो रिपन को झुकना पड़ा और लास्ट में एक ऐसा समझौता किया गया कि यूरोपीय लोग भी खुश हो जाएं और भारतीय भी उसको मान लें। 26 जनवरी 1984 को एक नया विधेयक पारित किया गया जिसके अनुसार यदि यूरोपीय लोगों के मुकदमे दंडनायकों अथवा सेशन जजों के सामने आए तो वे लोग 12 लोगों की एक जूरी की डिमांड कर सकते हैं जो उनकी मुकदमा की सुनवाई करे और इस 12 में से 7 लोग या तो यूरोपीय होंगे और अथवा यूरोपीय और अमेरिकी होंगे। दैट मीन्स कि देसी जज और यूरोपीय जज, ये 12 में से 7-5 का अनुपात होगा। 7 जज रहेंगे या तो अमेरिकी या यूरोप और उनमें से 5 ही रहेंगे भारतीय। तो इस टाइप से जूरी में स्पष्टतः उनको बहुमत दे दिया गया और अगर इस तरह का मुकदमा कभी
प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर आता है तो वे लोग इन मुकदमों की सुनवाई को ट्रांसफर कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल नगरों में। इस तरह से परिस्थिति ऐसा बना कि चाहे किसी भी कीमत पर हो वे अपना विशेषाधिकार बनाकर रखना चाहते थे और जूरी में जो बहुमत था उसका फायदा उनको मिलता रहा। अगला देखिए, अगला सब टॉपिक है मैसूर का अध्यर्पण। 1831 में बेंटिक ने मैसूर को कुशासन के आधार पर उसका विलय कर लिया, परंतु कालांतर में पता चला कि कुशासन और अत्याचार का जो आरोप लगाया गया था मैसूर के शासक पर, उनमें बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति थी, वैसा नहीं था जैसा उस समय आरोप लगाया गया था। इसलिए कंपनी जो था, पता चलने के बाद भी मैसूर का जो अध्यर्पण का निर्णय था उसको कंपनी ने नहीं बदला, क्योंकि वह अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। परंतु जब रिपन का कार्यकाल आया, जब रिपन आया गवर्नर बन के, तो उसने इसे सुधारने की भावना से जो मैसूर का पदच्युत राजा था, उसका दत्तक पुत्र था, उसको मैसूर पुनः लौटा दिया। आगे आइए, रिपन का त्याग पत्र। 1882 के ग्रीष्म ऋतु में ग्लैंडस्टन ने मिस्र पर अधिकार करने की आज्ञा दे दी। भारत से भी सेना की टुकड़ी भेजी गई मिस्र लड़ाई के लिए, और उस व्यय का जो सैन्य व्यय था उसका कुछ भाग भारत सरकार को व्यय करना पड़ा। रिपन ने ग्लैंडस्टन के इस फैसले का विरोध किया। दूसरा चीज कि जो परिस्थिति इल्बर्ट बिल से बन आया था रिपन के कार्यकाल में, उसके गवर्नर रहते, वायसराय रहते, वो उससे बहुत दुखी था। रिपन यह अनुभव कर रहा था कि वह अपने उद्देश्यों में असफल रह रहा है, उन्हें वह पूरा नहीं कर पा रहा है, और इस टाइप का परिस्थिति बना कि रिपन को अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उसको त्यागपत्र देना पड़ा, और रिपन ने 1884 में त्यागपत्र दे दिया। अब आइए थोड़ा रिपन का मूल्यांकन कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि रिपन क्या करना चाहता था, क्या कर पाया, और उसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे यूरोपीय लोग प्रेजेंट करते हैं और कैसे भारतीय लोग उसको देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक राइटर हैं, उन्होंने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। मतलब रिपन जब भारत आया तो उसने भारत का उद्धार करने का प्रयास किया, और उनका कहना है कि उसका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग का आरंभ है। रिपन के कार्यकाल में भारत में स्वर्ण युग का आरंभ हुआ। दूसरी ओर अर्नल्ड वाइट हैं। अर्नल्ड वाइट कहते हैं कि रिपन ने भारत को खो जाने का द्वार खोल दिया। रिपन का आलोचना करते हुए अर्नल्ड वाइट कहते हैं कि रिपन ने भारत को खो जाने का द्वार खोल दिया। रिपन जो थे, जो वायसराय रिपन थे, वो भारतीयों में बहुत लोकप्रिय थे। भारतीय लोग उन्हें सज्जन रिपन के नाम से याद करते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1909 के वार्षिक अधिवेशन में कहा था कि रिपन भारतीय वायसरायों में से अधिक लोकप्रिय था। उनमें से जो भी अभी तक आए थे, उन वायसरायों में से सबसे अधिक लोकप्रिय था। शिक्षित भारतीयों ने राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता एलन ऑक्टियम ह्यूम और सर विलियम बेडरमन के अतिरिक्त अगर किसी अन्य अंग्रेज को जो भारत से संबंधित रहा है उसको कभी इतना मान नहीं दिया जितना कि रिपन को मान दिया गया। जितना मान सम्मान रिपन को मिला
रिपन को यह मान इसलिए मिला कि उसने स्थानीय स्वशासन की योजना आरंभ की। रिपन को जो मान मिला, मान सम्मान भारतीय लोग रिपन को दे रहे थे, वह मान इसलिए मिल रहा था कि उसने स्थानीय स्वशासन की योजना आरंभ की, क्योंकि उसने 1858 की घोषणा को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया, जातीय भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया और भारतीय प्रजा और यूरोपीय प्रजा को समानता देने की चेष्टा की। क्योंकि जो रिपन था वह एक ईमानदार और ईश्वर से भय रखने वाला व्यक्ति था और इस सत्य में विश्वास रखता था कि पवित्रता जाति को ऊंची उठाती है, क्योंकि वह उन महत्तम अंग्रेजों में से था, उन महान अंग्रेजों में से था जो स्वाभाविक रूप से न्यायप्रिय हैं और जो स्वतंत्रता के आशीर्वाद को सभी मनुष्यों तक पहुंचाना चाहते हैं। रिपन उन महान अंग्रेजों में से था जो स्वतंत्रता और न्याय पर विश्वास करता था और स्वतंत्रता और न्याय को वह भारतीय प्रजा तक पहुंचाना चाहता था। दुर्भाग्य से लॉर्ड रिपन का जो सबसे उत्तम कार्य था, स्थानीय स्वशासन और सरकार के ऊंचे पदों पर संरक्षण और अनाचार के स्थान पर योग्यता को आधार मानना और इल्बर्ट बिल, ये सभी भारतीय अधिकारी तंत्र जो भारत में अंग्रेज अधिकारी थे के कारण असफल हो गए। ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सके। स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में भी बहुत कम प्रयत्न किया गया, जैसे कि कुछ थोड़े बहुत अधिनियम बनाए गए, स्थानीय समाजों को अपनी सड़कें बनाने की अनुमति दी गई और कुछ ऐसी चीजें जो वो छोटी छोटी चीजें कर सकते थे, करने की अनुमति दे दी गई। संभवतः रिपन के प्रयत्न बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए, वो बहुत अधिक सफलता नहीं पा सका। जैसा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है कि रिपन को इसलिए स्मरण नहीं किया जाता कि उसने बहुत सफलता पाई। रिपन इसलिए याद भारत में नहीं किया जाता है कि भारत में उसका कार्यकाल जो है वो बहुत अधिक सफल रहा या उसने बहुत सफलता पाई, अपितु इसलिए उसे याद किया जाता है कि उसके उद्देश्य पवित्र थे, उसके ध्येय ऊंचे थे, उसकी नीति शुद्ध थी और वह जातीय भेदभाव से घृणा करता था, वह जातीय भेदभाव को समाप्त करना चाहता था। रिपन के कार्य असफल रहे, परंतु उसने आशाएं एवं लालसाएं उभार दी और इनसे भारत में राजनीतिक जीवन का आरंभ हुआ। रिपन बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन भारतीयों में एक जो पॉजिटिव थिंकिंग था अपने प्रशासन के प्रति, अपने राजनीति के प्रति, अपने स्वशासन के प्रति, उसको उभार दिया, भारतीयों के लालसाओं को जगा दिया। भारतीय भी अब यह समझने लगे कि हम भी अपने शासन खुद देख सकते हैं, हम खुद प्रशासन कर सकते हैं और स्वशासन हमारा अधिकार है। तो यहाँ रिपन खत्म होता है। रिपन समझने में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? हेलो, हाँ अजय। यस सर। थोड़ा सा फीडबैक लेना चाह रहे हैं जी। इससे आगे आइए। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बाय लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के प्रशासनिक परिवर्तन, लॉर्ड लिटन ने क्या किया और लॉर्ड लिटन का कार्यकाल भारत में कैसा रहा? तो देखिए, रिपन को हम लोग पढ़ लिए हैं, बहुत सारा चीज है जो रिपन सुधार किया, ठीक है। तो रिपन से पहले लिटन आए थे, लॉर्ड लिटन। लिटन जो थे, रिपन जैसे कि उदारवादी, ब्रिटेन में उदारवादी सरकार का प्रतिनिधि थे रिपन, तो लिटन रूढ़िवादी सरकार का प्रतिनिधि थे।
लॉर्ड लिटन को डिज़रायली की रूढ़िवादी सरकार द्वारा मध्य एशिया के घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको मनोनीत किया गया था। डिज़रायली ने लिटन से पत्राचार के माध्यम से डिज़रायली ने लिटन को पत्र भेज के कहा था कि मध्य एशिया की घटनाओं की शोचनीय अवस्था को एक राजनीतिज्ञ की आवश्यकता है और मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप इस ऊंचे पद को ग्रहण कर लेते हैं तो आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा कि आप न केवल देश की सेवा कर सकेंगे अपितु चिर अस्थायी कीर्ति पात्र भी बन सकेंगे। लॉर्ड लिटन को इससे पहले एक बार मुंबई का गवर्नर पद का ऑफर किया गया था, उसके लिए प्रस्ताव उनको दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से उसको अस्वीकार कर दिया था। पर डिज़रायली ने जब लिटन को वायसराय का पद के लिए ऑफर किया, उसका जब प्रस्ताव दिया तो वह इनकार नहीं कर सके। यह एक महान प्रस्ताव था और लिटन इसको इनकार नहीं कर सके। अप्रैल 1876 में लॉर्ड लिटन ने लॉर्ड लिटन से पहले जो वायसराय थे वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक से उनसे अपना कार्यभार संभाला। लिटन ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ था और वह ब्रिटिश विदेश कार्यालय में कई पदों पर कार्य कर चुका था। वह एक कूटनीतिज्ञ था, अपनी वृत्ति से, अपने कार्य प्रणाली से एक कूटनीतिज्ञ था, अपने सोच से, और इससे पहले ब्रिटिश विदेश कार्यालय में वह कई पदों पर कार्य कर चुका था। वह एक विख्यात कवि और उपन्यासकार भी था, एक निबंध लेखक भी था और साहित्य जगत में वह ओवेन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। यह उसका पर्सनालिटी का कुछ अलग एंगल था। लिटन का पर्सनालिटी में और कुछ चीज एडेड था, परंतु जब 1876 में वह वायसराय बन के आया उस समय तक लिटन को प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था और वह भारतीय मामलों से परिचित भी नहीं था। दूर दूर तक भारतीय मामलों से लिटन का कोई परिचय नहीं था, लेकिन क्योंकि वह एक प्रसिद्ध आदमी था और डिज़रायली को लगा कि लिटन वाज द पर्सन जो कि इस जिम्मेदारी को, भारतीय वायसराय की जिम्मेदारी को अभी के टाइम डिमांड के अनुसार संभाल सकता है, इसलिए लिटन को 1876 में भारत का वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। अब आगे देखिए कि लिटन जब भारत आए तो लिटन ने क्या क्या किया। इसमें है कि लिटन आते ही लिटन ने अबाध व्यापार का प्रयास किया। उसके बाद वित्तीय क्षेत्र में कुछ सुधार हुए। लिटन के कार्यकाल में 1776-78 में एक भयंकर अकाल आया भारत में। 1876 में एक भयंकर अकाल आया। 1876 में ही राज उपाधि अधिनियम लाया गया। 1878 में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम आया। 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम आया। लिटन ने एक वैधानिक जनपद सेवा शुरू करने का प्रयास किया, पर यह सफल नहीं हुआ और लिटन द्वारा द्वितीय अफगान युद्ध, भारत अफगान युद्ध लड़ा गया लिटन के कार्यकाल में। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो लिटन के कार्यकाल में हुई। कुछ घटनाएं, कुछ सुधार, कुछ अधिनियम, ये सब हुई। इनको हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि ये क्या क्या थे। तो हम लोग फर्स्ट में देखते हैं लिटन और अबाध व्यापार। प्रशासनिक क्षेत्रों में अबाध व्यापार एक आवेश बन चुका था। तत्कालीन समय में वह एक
आवेश का काम कर रहा था, क्योंकि यह औद्योगिक क्षेत्र में उन्नत देशों के लिए, जैसा कि उस समय इंग्लैंड का परिस्थिति था, बहुत लाभदायक था कि वो अपने यहाँ औद्योगिक उत्पादन को विदेशों में बिना कोई टैक्स के, बिना कोई ये के उसको एक्सपोर्ट कर सकते थे। दूसरा चीज था कि लंकाशायर के उद्योगपति बंबई में खुलने वाले सूती कारखानाओं से, क्योंकि हमारे पास उस समय भी सूती वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत स्थिति में थे, बहुत सारे पाबंदी लग रहे थे, पर भी हम सूती वस्त्र उद्योग में एक अच्छी स्थिति में थे। इसलिए लंकाशायर के जो उद्योगपति थे, मुंबई में खुलने वाले सूती कारखानों से ईर्ष्या करते थे और उन्होंने भारत में कपास मिल पर लगे आयात शुल्कों की बहुत आलोचना की। रूढ़िवादी सरकार के लिए, डिज़रायली की रूढ़िवादी सरकार थी उस समय वहां, उसके लिए लंकाशायर का वोट बहुत महत्व रखता था और उन्होंने 11 जुलाई 1877 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि इस सदन के मतानुसार भारत में आयात किए गए सूती माल पर लगा शुल्क, जो कि निश्चय ही रक्षात्मक है, स्वस्थ वाणिज्यिक नीतियों के विरुद्ध है और उसे जितना शीघ्र भारत की वित्तीय परिस्थिति अनुमति दे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जो भी भारत से जाने वाले सूती माल पर लगा शुल्क था या भारत में वहां से आने वाले पर शुल्क था, वो शुल्क वो समाप्त कर देना चाह रहे थे। राज्य सचिव लॉर्ड सेलिसबरी ने यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया तथा सूती माल पर शुल्क समाप्त करने के लिए कहा। अकाल के कारण उत्पन्न शोचनीय वित्तीय स्थिति के बावजूद लिट्टन ने 19 वस्तुओं, जिनमें चीनी लठ और विस्तुला इत्यादि प्रकार का कपड़ा सम्मिलित था, पर से आयात शुल्क हटा दिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य इसके विरुद्ध थे। जो भी उस समय वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, वे सारे लोग इसके विरुद्ध थे, परंतु मैनचेस्टर वाणिज्य मंडल चाहता था कि मूल्य के अनुसार लगा 5% शुल्क भी हटा दिया जाए। वायसराय ने सिद्धांत रूप से शुल्क को हटाना स्वीकार किया, परंतु यह सुझाव दिया कि संकट काल समाप्त होने तक रुके रहें। परंतु 1879 में मोटे विदेशी कपड़ों से शुल्क समाप्त कर दिया गया। वायसराय को अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा ताकि अपनी परिषद की बहुसंख्या के विरुद्ध व्यवस्था दे सके। सेलिसबरी भी वायसराय के कार्य का अनुमोदन कर दिया, यद्यपि भारत परिषद में मत बराबर था। भारत परिषद में 7 मत इस विधेयक के पक्ष में पड़े और 7 मत विपक्ष में पड़े। इस प्रकार भारतीय प्रशासनिक आवश्यकताओं को अंग्रेजी राजनीति पर बलिदान कर दिया गया और यह बहुत पहले से होता आ रहा था। जब भी भारत और ब्रिटेन का हित का बात आता, अक्सर भारतीय हित को कुर्बान कर दिया जाता था और इस बार भी वही हुआ। भारत परिषद में जब मत विभाजन हुआ तो बराबर बराबर पक्ष और विपक्ष में बराबर बराबर मत पड़े और वायसराय ने अपने विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके यह व्यवस्था दिया और भारतीय हितों को अंग्रेजी राजनीति के लिए बलिदान कर दिया गया। आगे आइए, अगला सब टॉपिक है वित्तीय सुधार। लॉर्ड मेयो के अधीन आरंभ हुई वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति। विकेंद्रीकरण मतलब स्थानीय निकायों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना। वह नीति चलती रही तथा इस दिशा में एक और कदम लिया गया। प्रांतीय सरकारों को साधारण प्रांतीय सेवाओं, जिनमें भूमि कर, उत्पादन और आबकारी, टिकटें, कानून और व्यवस्था, साधारण प्रशासन इत्यादि सम्मिलित थी, पर व्यय करने का अधिकार दे दिया गया। इन 9 हस्तांतरित सेवाओं के कार्यपालन के लिए प्रांतीय सरकारों को नियत अनुदान नहीं दिया गया, अपितु उस सेवा के लिए उस प्रांत के उसी विभाग की आय दे दी गई और यह भी कहा गया कि यदि कोई धन
बच जाता है, उस जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं और आप जो खर्च करते हैं जिस मद में भी हो, उसके बाद अगर कोई धन बच जाता है तो उसे केंद्रीय सरकार के साथ आधा आधा बांट लिया जाए, और यदि कम पड़ जाता है तो भी केंद्रीय सरकार आधा भार उठाएगी। इस टाइप का व्यवस्था इस विचार से प्रेरित होकर दिया गया था कि इससे प्रांतीय सरकारें अपने साधनों का विकास करेंगी और सरकार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सर जॉन स्ट्रेची जो वायसराय के कार्यकारी के वित्तीय सदस्य थे, उन्होंने सभी प्रांतों में नमक के कर की दर को बराबर करने का प्रयत्न किया कि ऐसा नहीं कि बंगाल में नमक कर अलग लग रहा है, टैक्स अलग रेट से, मुंबई में अलग रेट से लग रहा है और मद्रास में अलग रेट से। तो उन्होंने सभी प्रांतों में नमक कर को बराबर करने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय राजाओं को वित्तीय क्षतिपूर्ति के बदले नमक बनाने के अधिकार को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। भारतीय राजे महाराजे जो समुद्र किनारे थे, नमक बनाते थे, उनसे नमक बनाने का अधिकार छोड़ने के लिए उनको प्रेरित किया। इससे क्या हुआ कि नमक की जो अंतर्राष्ट्रीय तस्करी थी वो समाप्त हो गई और सरकार को नमक से अधिक कर प्राप्त होने लगा। भारतीय राजे महाराजे नमक बनाना बंद कर दिए। अब नमक पर एक छत्र अधिकार सरकार का हो गया और इससे सरकार का टैक्स कलेक्शन नमक पर बढ़ गया। आगे आइए, अगला सब टॉपिक है 1876-78 का अकाल। लिटन के कार्यकाल में 1876-78 तक 2 सालों तक भारत में एक भीषण अकाल पड़ा। सबसे अधिक प्रभावित प्रदेश थे मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत और पंजाब। अकाल का प्रभाव लगभग 2,57,000 वर्ग मील और 5,80,00,000 लोगों पर पड़ा। एक बहुत बड़ा एरिया भारत का अकाल पीड़ित रहा और इससे लमसम 5,80,00,000 लोग प्रभावित रहे, जबकि उस समय भारत का जनसंख्या एट अबाउट वही लगभग 20-22 करोड़ के आसपास रहा हो, और उसमें से 5,80,00,000 लोग रहे। रमेश चंद्र दत्त का विश्वास है कि लगभग 50 लाख लोग एक वर्ष में भूख से मर गए। सरकार ने अनमने होकर पीड़ितों की सहायता की। उसके अकाल से निपटने के साधन पर्याप्त नहीं थे। सरकार ने जो साधन उसके लिए अकाल पीड़ितों को ये के लिए अप्लाई किया, जो साधन मुहैया कराया, वो पर्याप्त नहीं थे और वो असफल भी रहे। जो कार्य उन्होंने किया अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए, वो असफल भी रहे। 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग नियुक्त किया गया। 78 में जब देखा कि स्थिति बहुत खराब हो गया तो सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में लिटन ने एक अकाल आयोग का गठन किया, और इसका गठन इसलिए किया गया उन दिनों अकाल के समय में दी जाने वाली सहायताओं के प्रश्न पर वह विचार कर सके। आयोग का विचार था कि मुफ्त सहायता, अकाल के समय में जो मुफ्त सहायता दिया जाना चाहिए, वह केवल असमर्थों और निर्धरों तक सीमित रहना चाहिए, और जो लोग स्वस्थ हैं, जो स्वस्थ शरीर के लोग हैं, उनको अपना पेट भरने के लिए काम तथा पर्याप्त मजदूरी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकाल आ गया कह के हम सबको फ्री में अनाज बांट दिए और बहुत सारा राहत सामग्री बांट दिए। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया गया कि प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष होना चाहिए। मुंबई में, बंगाल में और मद्रास में प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष होना चाहिए। रक्षात्मक कार्यक्रम के रूप में सिंचाई कार्य, रेलवे लाइनें बिछाई जानी चाहिए। इस प्रकार सरकार की आने वाली अकाल नीति निर्धारित किए गए।
आने वाले सरकार में जो अकाल नीति बनेगी वो यही स्ट्रेची आयोग के सिफारिशों के अनुरूप निर्धारित किया जाना